हेलो एवरीवन स्टूडेंट। चलो आज अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसके अंदर देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फर्स्ट टॉपिक था अपन ने वो कंप्लीट कर लिया था आराम से, इजी सिंपल तरीके से। उसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था, उसके अंदर अपन ने करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के जो पार्ट जो डिवाइड कर रखे हैं जिसमें वो टर्म इंक्लूड होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, प्लीज़ जाके उस वीडियो को आप पूरा देखना, उसके बाद में आगे ये वीडियो स्टार्ट करना। तो अपने जो आज का टॉपिक है वो रहेगा कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का पूरा आराम से देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बारे में अपन सोचते हैं कैपिटल अकाउंट होती क्या। देखो करंट अकाउंट में क्या था, जो करंट अकाउंट में ना ही एसेट पे इफेक्ट पड़ता था और डेली बेसिस पे जो वर्क किया जाता है वो सारे किसमें था, करंट अकाउंट में। लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में एसेट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और ये अपनी ट्रांजेक्शन होती है वो कैपिटल में फिक्स, बड़ी जो ट्रांजेक्शन जिसे बोलते हैं एसेट इन्वेस्टमेंट बोरोविंग जो होती हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट में शामिल की जाती हैं, एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो कैपिटल अकाउंट का मीनिंग देखते हैं सब। कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट इन all monetary transaction between resident and non-resident and affect asset and liabilities। ठीक है, इसमें सिंपल तरीके से हो गई होगी आपको याद, वैसे स्लाइड में चल रही है, आप आराम से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके टाइप्स देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहला कौन सा आता है, इसके अंदर आता है बोरोविंग। बोरोविंग अपन ले भी सकते हैं, उधार लेना भी होता है दूसरी कंट्री से, जिसमें और अपन उसको उधार दे भी सकते हैं। तो सबसे पहले बोरोविंग को अपन समझते हैं उधार लेके, जैसे कि भारत इंडिया अगर दूसरे देश से कोई भी कंट्री से क्रेडिट लेता है, उधारी लेता है, तो कैसे कि इसके अंदर भी बोरोविंग में 2 पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल असिस्टेंट। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ, एक्सटर्नल दोनों का मतलब ही बोरोविंग होता है, उधारी लेना होता है। लेकिन एक में क्या होता है, फर्स्ट में एक्सटर्नल कॉमर्शियल में क्या होता है, प्राइवेट रेट पे जो रेट देना पड़ता है। जैसे मैंने उस वहाँ से दूसरे देश से किसी भी प्राइवेट संस्था से ऐसे मतलब अलग किसी भी से भी कंपनी वगैरह से सहायता मांगी, तो उसके बदले में जो मार्केट रेट पे जो रेट चल रहा है, मतलब कि खुद की तरीके से वो रेट डिसाइड कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, मार्केट रेट के ऊपर जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, है ना। और दूसरा पॉइंट कौन सा था, एक्सटर्नल असिस्टेंट। इसका मतलब असिस्टेंट का मतलब होता है रियायती, मतलब कि ये दूसरे सहायता एक प्रकार से, है ना। दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, कोई गवर्नमेंट संस्था होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर्ल्ड बैंक जैसे IMF लगा सकते हो आप, ऐसी संस्था से अगर लोन लिया जाता है तो कुछ रेट उसमें रियायत मिलती है, उसमें रेट कम मिलता है। तो ये था इसके कमर्शियल के पार्ट में जो बोरोविंग में अगर इनकम आती है वहां से तो इनफ्लो, और यहाँ से लोन दिया जाता है तो वो आउटफ्लो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है जो BOP में शामिल किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो अपन देखेंगे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आप पता है कि अपन दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और वहाँ से इन्वेस्ट वाले यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो दूसरी कंट्री। तो इन्वेस्टमेंट में 2 पार्ट डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कौन सा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को एक नाम से और भी जाना जाता है। पहला कौन सा है, मतलब कि इसका नाम है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें होता है क्या है कि जब दूसरे देश के यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अमेरिका अदर कंट्री कोई भी है यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या कहलाती है, फॉरेन। जैसे कि वहाँ से कुछ कंपनी पे उन्होंने शेयर पे मार्केट पे पैसे लगा दिए, तो उस कंपनी पे पूरा कंट्रोल नहीं होता, कुछ परसेंट उसने शेयर खरीदे और उस पर पूरे पे कंट्रोल नहीं करता, वो हो जाता है इसमें अपन क्या बोलेंगे उसको, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरा कौन सा था, FDI, जिसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में होता क्या है कि अगर कंपनी अदर कंट्री, एक कंट्री या एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके कंपनी के जो शेयर खरीदती है तो शेयर पे उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि यहाँ की टाटा कंपनी ने वहाँ दूसरी कंपनी जाके उसकी कंपनी को खरीद लिया, तो वो पूरा खरीदना FDI के अंदर आता है, क्या बोलते हैं उसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का क्लियर हो गया। और उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या देखेंगे, पहला कौन सा था, बोरोविंग, दूसरे नंबर का इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट मेन इसके 2 ही बोले जाते हैं, लेकिन थर्ड में भी देखेंगे अपन, वो क्या है अपना NRI डिपॉजिट। देखो NRI डिपॉजिट से नाम से पता चल रहा है, अपने इनकम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी डिस्कस किया था। NRI डिपॉजिट मतलब एक देश बाहर कंट्री के आके यहाँ के अगर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं वो क्या कहलाता है, NRI डिपॉजिट। वहाँ से पैसे भेजते हैं तो क्या आता है वो NRI डिपॉजिट, तो वो भी अपने कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है। उसके बाद में आता है बैंकिंग कैपिटल। देखो बैंकिंग कैपिटल में भी सिंपल वो ही फंडा है, कैपिटल अकाउंट में सारों में ये फंडा है कि इन्वेस्टमेंट होता है या बोरोविंग
और दूसरा बैंकिंग कैपिटल में सच जो अनदर कंट्री होती हैं वो यहाँ के अपने आरबीआई के पास में क्या करती हैं, खुद की कुछ शेयर मार्केट में सिक्योरिटी वगैरह होती हैं वो आरबीआई के पास में जमा करा देती हैं, तो उसे बोल देते हैं अपन बैंकिंग कैपिटल। वहाँ से जब जमा करवाते हैं तो वो इनफ्लो होता है और इनफ्लो के अंदर काउंट किया जाता है, ये होते हैं कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है इसका वो कौन सा है, शॉर्ट ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ट्रेड क्रेडिट बोल देते हैं। इसके अंदर क्या आता है, ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रेड मतलब छोटे टाइम के लिए जो व्यापार किया जाता है, शॉर्ट मतलब बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, है ना। तो उसके अंदर उधारी की, क्रेडिट मतलब कि जो उधारी की जो पैसे मतलब कि अब ना देखिए उसको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके लॉन्ग टाइम में या आगे भी उसको पेमेंट किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए उसको पेमेंट करने के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है इन देशों के अंदर। उसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश से जब कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसके बदले में कुछ हद तक उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो भी अपने बीओपी में कैपिटल अकाउंट में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी थे। अब जो लास्ट जो इसका पॉइंट है, ये तो हो गए इसके पॉइंट कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो एक पॉइंट होता है वो सबसे अलग होता है, लेकिन वो शामिल भी किसके अंदर किया जाता है, कैपिटल के अकाउंट के अंदर ही वो दिखाया जाता है, वो है अपना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बिल्कुल नाम से पता चल रहा है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जो कि एक आरबीआई गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान देना, हर संस्था हर देश के अंदर, ध्यान देना, हर देश के अंदर क्या होता है, एक रिजर्व अकाउंट मतलब कि एक रिजर्व बैंक होता है। जैसे कि अमेरिका में अलग है, भारत में अलग है, अदर चीन में अलग, नेपाल जापान सब में अलग होता है, एक जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, वो ही मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को एडजस्ट का भी काम करता है। मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपने जो कौन सा था फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर था उसके अंदर अपने देखा था। इसके अंदर क्या होगा, फॉरेन रिजर्व में ये जैसे कि फॉरेन रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अपने डेफिसिट होता है, डेफिसिट मतलब कि जो अपना देश के अंदर राजकोषीय घाटा वगैरह हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बाहर के विदेशी करेंसी भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। उसकी जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं इसमें सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। रिजर्व अकाउंट से क्या होता है कि कल अपने देश में अगर डेफिसिट, देखो अभी तक यही माना जाता है, यही होता भी है कि देश की अंडर डेवलप्ड होने के कारण ज़्यादातर डेफिसिट ही आता है, सरप्लस नहीं आता। डेफिसिट क्यों होता है, क्योंकि जो अपने डेवलप करने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, जिसके कारण डेफिसिट क्रिएट हो जाती है। डेफिसिट क्रिएट को कम कैसे किया जाएगा, कम कैसे होगा, बोरोइंग वगैरह लगे सभी जो इसके अंदर लेके, और वो बोरोइंग अगर रखेगा आ जाएगा। एक बार एग्जांपल ले लो, मैंने उधार लिया तो उधार में कहाँ रखे जाएंगे, वो अपने रिजर्व अकाउंट में, रिजर्व अकाउंट से वो पे किए जाते हैं। तो वो रिजर्व अकाउंट एक प्रकार से क्या होता है, ऑल ट्रांजेक्शन को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, डेफिसिट को कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखो समझने की बात यह है कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है ज़्यादातर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखाया जाता है। अलग से कॉलम आएगा उसमें दिखा मिलेगा कि आपको दिख जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट या बोलेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर प्लस में टर्म है, अगर प्लस में दिखा रहा है तो उसे बोलेंगे अपन क्या, डिक्रीज। अगर माइनस में दिखा रहा है तो उसे बोला जाता है इंक्रीज। देखो समझने का मैं थोड़ा फंडा बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि अपने देश के अनुसार, देश के अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर देश के अंदर पॉजिटिव दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बाहर से बोरोइंग वगैरह अपनी एसेट वगैरह सेल की होंगी, जिसके कारण इनफ्लो बड़ा होगा। इनफ्लो से मैं डेफिसिट को कम करता हूँ, बाहर से लोन लिया उससे मैं डेफिसिट को कम कर रहा हूँ, तो कम हुआ वो मेरे पॉजिटिव के कारण हुआ, क्योंकि मैंने लोन लिया तभी तो मेरे पास पैसे आए। इसलिए देश के कंट्री के लिए वो नेगेटिव साइन शो करता है, ये मान के चलना है आपको, नेगेटिव साइन शो करेगा। अगर वो पहले से नेगेटिव है इसके मतलब ये हुआ कि मैंने लोन वगैरह लिया ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव शो करके दिखाना है। ये था अपना कैपिटल अकाउंट का छोटे सा पॉइंट जो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है। अगर फिर भी आपको डाउट है प्लीज़ इसको दोबारा से वीडियो को देखना, अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके आपको लिखना है, जिससे मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा आपके लिए वो अच्छे से आपको समझ में आ सके उस चीज़ के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।